बिल्कुल रेडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी मन से चल रहा होगा, अपने लक्ष्य के पीछे अग्रसर होंगे। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज महादेव का दिन है, सेकेंड सोमवारी। तो आज बहुत अच्छा दिन है। तो आज हम लोग लूसेंट से महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन रहता ही है कन्फर्म। चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए आप लोगों के लिए एक चीज हम लिख के लाए हैं आज, और वो बोलना चाहते हैं। चलिए। कहता है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर जो सपना ठान लो ना, वो पूरा जरूर होता है, लेकिन शिद्दत दिल से। रोशन सर बोल रहे थे कि हम अपने गर्लफ्रेंड से ज्यादा बीपीएससी को प्यार किए थे, तब उससे बीपीएससी निकला था। ठीक है, कोई भी चीज को उसमें शिद्दत होना चाहिए पाने का, कि आप कितना उसको पाने की चाहत रखते हैं, तभी वो मिलता है। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप लोग को दिखाई ठीक से दे रहा होगा, नहीं देता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक वीडियो दिया जाएगा। अनुच्छेद मूल संविधान की बात कर लेते हैं। मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी को हम लोग मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद था। समय समय पे संशोधन करते गया और अनुच्छेद की संख्या बढ़ते चल गया। तो चलिए ठीक है, करते हैं शुरू। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में कहता है कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में राज्यों के प्रवेश या स्थापन, मतलब अगर जो कोई राज्य, कोई देश, अगर जो कोई राज्य अपने भारत में देता है, भारत को देता है, तो आर्टिकल 2 के तहत अनुच्छेद 2 में उसको रखा गया। जैसे भारत में मात्र एक ही राज्य है, सिक्किम, जो कि अनुच्छेद 2 के तहत उसको भारत में प्रवेश किया गया है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में देखिए क्या दिया गया है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उसको अनुच्छेद 3 में रखेंगे। या तो भारत के अंदर ही किसी राज्य से दूसरे राज्य को बनाना, या राज्यों के नाम में परिवर्तित करना, यह सब अनुच्छेद 2 में दिया गया, अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में नए राज्यों का प्रवेश या का प्रावधान अनुच्छेद 2 में दिया गया है। वर्तमान में जो राज्य है उसका नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाना, यह सब अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के आरंभ के समय में भारत में रह रहे हो। जो मतलब आजादी के, संविधान के प्रारंभ होने के समय, जब आजादी के बाद जब संविधान का प्रारंभ होने लगा, उस समय जो भारत में व्यक्ति रह रहा है, जिसका माता पिता भारत का है, उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा, समझा जाएगा, उसी को दिया गया है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 53, 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। सीधी सी बात का, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में।
निहित है। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होगा। मतलब राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 में यही बताया गया है, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। हम लोग 64 पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का पादेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 64 में किया गया है। अनुच्छेद 74, एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया है एक मंत्री परिषद होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? इसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। इसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। सीधी सी बात है, एक मंत्री परिषद होगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 74 में दिया गया है। मंत्री परिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, यह सारा उल्लेख अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण कौन करता है? महान्यायवादी करता है। भारत सरकार का वकील का काम कौन करता है? तो यही महान्यायवादी करता है। महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 78 के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें जब 1275 का एग्जाम हो रहा था, पीटी का दरोगा वाला, बिहार दरोगा का, उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। अनुच्छेद 78 में यही बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कार्य होगा, क्या कार्य होगा या कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक या विधायी मामले तथा मंत्री परिषद के निर्णय, इस सारे कार्य को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा। बस इतने सा बात है। अनुच्छेद 78 में कहा गया है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने में आवश्यक हो तो। अनुच्छेद 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख। मतलब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद को वह संबोधित करेगा तथा संदेश भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ये उल्लेख अनुच्छेद 86 में किया गया है। अब 89 की बात करते हैं। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। राज्यसभा में एक सभापति, जो आप लोग को अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अब राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? 79 में कहा गया है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है भाई लोग, थोड़ा ध्यान से समझना। 89 64 में कहा गया है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 89 में कहा गया है राज्यसभा के एक सभापति और एक उपसभापति होगा। यह अनुच्छेद 89 में है। आप लोग बारीक से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब अनुच्छेद 118, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान राष्ट्रपति को है। अगर कोई विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, झगड़ा हो गया है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह उल्लेख 108 में किया गया है। और वही बोलेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ आप लोग, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तब समझेंगे आप लोग, तैयारी करते हैं। कहता है लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, तीन लो सलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो जब दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों के गतिरोध उत्पन्न पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान राष्ट्रपति को है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता है राष्ट्रपति, और लोकसभा का अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब अनुच्छेद 109 में देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 109 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 109 में है। अब अनुच्छेद 110, धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया पूछेगा तो 109, और धन विधेयक को किस में परिभाषित किया गया है तो 110। आइए भाई लोग, अब हम लोग समझते हैं 111। देखो, जब कोई विधेयक लाया जाता है तो पहले वह लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया जाता है। जब दोनों जगह पारित होता है तब उस पे राष्ट्रपति का साइन होने के बाद वो कानून लागू हो जाता है। अगर वही जब दोनों विधेयक पारित कर चुका है, जब राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आता है तो राष्ट्रपति को 2-3 अधिकार है। उसको रोक के रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये सब अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और इसकी चर्चा 111 में किया गया है, 111 में किया गया है। ठीक है, आप लोग को रिवाइज करवा दें क्या 1 मिनट में? अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? भारत में कोई राज्य प्रवेश करेगा, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में वर्तमान में राज्यों का एक राज्य से दूसरे राज्य को बना देना, राज्यों का नाम में परिवर्तन, जैसे अभी केरल राज्य का नाम कर दिया है केरलम, अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है, अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया है। और हम लोग क्या पढ़े थे? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय में जो व्यक्ति भारत में रह रहा है, जिसका माता पिता भारत का है, उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा 64 में किया गया है। एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पे प्रधानमंत्री होगा, उसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 74 में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में कहा गया है। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह होगा कि देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देगा। ये किसका कर्तव्य है? ये कर्तव्य होगा प्रधानमंत्री का। अनुच्छेद 86 में इसके अंतर्गत
राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है? संसद को संबोधित करना, उसको संदेश भेजना किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का अधिकार है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 86 में किया गया है। राज्यसभा का एक सभापति एवं उपसभापति होगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 89 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का बुलाता है राष्ट्रपति, इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। उसकी अध्यक्षता क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसकी चर्चा 118 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 110 में जब संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित करता है तो वो राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति जब उस पे साइन करता है तो वो कानून बन जाता है। इस पे राष्ट्रपति को दो तीन अधिकार दिया गया है कि उसको रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और पुनर्विचार के लिए अगर भेज देगा, अगर पुनर्विचार होके आ जाएगा तो दोबारा उसको राष्ट्रपति को साइन करना होगा। तो हम लोग 111 तक पढ़ चुके हैं। अब अनुच्छेद 112 पढ़ेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के मतलब बजट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। यह अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 123 में देखो क्या दिया गया है। संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 123 के तहत है। इसके अंतर अब अनुच्छेद 124 में देखिए क्या क्या गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 129 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे केग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148 में है। अब देखते हैं 163। राज्यपाल के कार्यों एवं सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद, इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। राज्यपाल के कार्यों एवं सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। वही जो हम लोग अभी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या होगा, मतलब प्रधान अनुच्छेद आर्टिकल पढ़े ना हम लोग अभी 78 कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को प्रशासनिक और विधायी के मामले में उसको जानकारी देना। तो उसी तरह ये 163 में कहा गया है। इसमें ट्रिक निकालने की हम कोशिश करते हैं। 163 में 78 माइनस करो तो 5 8 85। अगर 78 में 85 जोड़ते हैं तो जो कर्तव्य राष्ट्रपति को सूचना देना होता है वही सूचना या मुख्यमंत्री को इसके बारे में होता है।
अब आर्टिकल 169 आप लोग जानबे करते हैं कि विधान परिषद। अच्छा, बता सकते हैं कि विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है? विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है। 6 राज्य में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यही 6 राज्यों में जो है ना विधान परिषद का गठन किया गया है। भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है और अभी कुल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। और इसी में राज्य में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति संबंधित है। अगर जो विधान परिषद का गठन करना चाहेंगे तो अगर जब एक राज्य में मतलब कि जैसे कि केंद्र में 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह राज्य में 6 मतलब कि 2 सदन हो सकता है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। तो प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के कुल 6 ही राज्य में विधान परिषद है, जो आपको बता ही चुके हैं। विधान परिषद का सृजन और समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 200, अभी आप लोग को आर्टिकल 111 पर आए थे, जो कि था ना कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति को उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रोक सकता है, ये सब अधिकार है। अगर विधानसभा से कोई विधेयक पारित होके आता है तो वही चीज राज्यपाल साइन करता है तो कानून बन जाता है। वही तीनों अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 200 में है। आइए अब 213 पढ़ने की कोशिश करते हैं। राज्य विधायिका के सत्र नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अभी आप